नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। बिहार चुनाव नतीजों के बाद आरजेडी में बड़ा झटका लगा है। लालू प्रसाद यादव की बेटी और पूर्व लोकसभा उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने अचानक राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से भी नाता तोड़ रही हूं। यही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि संजय यादव और रमीज ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था और अब वो सारी जिम्मेदारी खुद ले रही हैं। रोहिणी के आरोपों पर अभी तक आरजेडी या संजय यादव की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आपको बता दें कि संजय यादव आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं और तेजस्वी यादव के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक माने जाते हैं। वहीं रमीज आलम को तेजस्वी का पुराना दोस्त बताया जाता है, जो पड़ोसी राज्य यूपी के एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। बिहार चुनाव में एनडीए को मिली 202 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि डबल सेंचुरी हुई है, लेकिन हजम नहीं हो रही है। समझ नहीं आ रहा ये नतीजे कैसे आए। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी अब ये दावा कर रही है कि उसे महिलाओं का ज्यादा वोट मिला, लेकिन इसकी असलियत बताई जा सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की पूरी मशीनरी सिर्फ वोट खरीदने पर चल रही है। उन्होंने कहा कि 10,000 रुपए देकर वोट ले लिया, लेकिन महिलाओं और परिवारों की असल दिक्कतें दूर नहीं की। अखिलेश ने दुख जताया कि बिहार और यूपी के लाख लोगों में आज भी रोजगार के लिए परिवार से दूर रहने को मजबूर हैं और सरकार इस पर कोई काम नहीं कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के ठीक एक दिन बाद बीजेपी ने बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरा के पूर्व सांसद आर.के. सिंह को निलंबित कर दिया है। बीजेपी के बिहार प्रदेश कार्यालय की ओर से जारी पत्र में साफ लिखा है कि आर.के. सिंह की गतिविधियां पार्टी लाइन के खिलाफ थीं, जिससे संगठन को नुकसान हुआ है। इसी वजह से उन्हें सस्पेंड किया गया है। साथ ही उनसे पूछा गया है कि आखिर क्यों ना उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया जाए। अपनी बात रखने के लिए उन्हें 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। इसी तरह कार्रवाई करते हुए बीजेपी ने बिहार विधान परिषद सदस्य अशोक अग्रवाल और कटिहार की मेयर उषा अग्रवाल को भी निलंबित कर दिया है। दोनों से भी पूछा गया है कि पार्टी उन्हें बाहर क्यों ना कर दे। एनसीपी शरद पवार के प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को कहा कि बिहार चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत में महिलाओं वाली उद्यमिता योजना का बड़ा रोल है। पवार ने सवाल उठाया कि चुनाव के दौरान आखिर चुनाव आयोग ने महिलाओं के अकाउंट में पैसे बांटने की इजाजत कैसे दी। चुनाव नतीजों के अगले ही दिन पवार ने कहा कि बिहार में बीजेपी जेडीयू की जीत बिल्कुल वैसी ही रही जैसी नीतीश कुमार पहले से कह रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव को महिलाओं ने अपने हाथ में ले लिया था। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के बैंक खाते में 10,000 रुपए भेजने का सीधा असर एनडीए के पक्ष में गया। पवार ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री का नाम बीजेपी और नीतीश कुमार मिलकर तय करेंगे। जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की राजनीति छोड़ने के सवाल का जवाब दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उदय सिंह से पूछा गया कि प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर जेडीयू की 25 से ज्यादा सीटें आ गईं तो वो राजनीति छोड़ देंगे। इस पर उदय सिंह ने कहा कि जब प्रशांत जी ने ये बात कही थी उस तारीख को याद कीजिए और उसके बाद जिन पैसों की बरसात की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके बाद पूरा चुनाव प्रभावित हुआ, तो ये 25 सीटें बढ़ेंगी। ये बात बहुत लोगों को आसानी से समझ आ सकती है। उदय सिंह का दावा है कि राज्य सरकार ने 21 जून के बाद से चुनाव होने तक करीब 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए। इसकी वजह से वोटर शिफ्ट हुए। एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि जनसुराज पार्टी 243 में से एक भी सीट नहीं ला सकी। इस पर उन्होंने कहा, हमने पहले कहा था कि या तो हम 243 में से 200 सीटें लाएंगे या हम शून्य पर रहेंगे। मैंने भी कहा था और प्रशांत जी ने भी ये कहा था। हम जानते थे कि इसकी संभावना है। आरजेडी ने शनिवार को कहा कि जनता की सेवा एक लंबी यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी हार के बाद अगले दिन पार्टी ने कहा कि वो गरीबों की पार्टी है और उनकी आवाज उठाती रहेगी। एक्स पर पोस्ट करते हुए आरजेडी ने लिखा, जनसेवा एक अनवरत प्रक्रिया है, एक अंतहीन यात्रा है। इसमें उतार चढ़ाव आना तय है। हार में विषाद नहीं, जीत में अहंकार नहीं। राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की पार्टी है। गरीबों के बीच उनकी आवाज बुलंद करती रहेगी। बिहार चुनाव में 19 सीटें जीतने के बाद एलजेपी रामविलास प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चिराग ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर जीत की बधाई दी और आगे गठबंधन में सरकार की रूपरेखा को लेकर बातचीत भी की है।
उन्होंने कहा कि पार्टी ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। 2009 में रामविलास पासवान खुद चुनाव हार गए थे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और 2014 में शानदार वापसी की। चिराग ने कहा कि 2020 से 2022 के बीच कई लोगों ने एलजेपी को खत्म मान लिया था, लेकिन मेरी रगों में भी मेरे पिता का खून है, इसलिए पार्टी फिर उठ खड़ी हुई। उन्होंने याद दिलाया कि 2024 लोकसभा में गठबंधन ने भरोसा किया और दी गई 5 सीटें एलजेपीआर ने जीती। चिराग ने कहा कि आज पार्टी उस मुकाम पर पहुंच रही है जिसकी कल्पना रामविलास पासवान ने की थी। बिहार विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर मुकाबला बेहद कड़ा रहा। कम से कम 3 सीटों पर जीत का अंतर 100 वोट से भी कम रहा, जबकि 3 अन्य सीटों पर अंतर 250 वोट से भी कम था। बक्सर के संदेश सीट पर बेहद रोमांचक मुकाबला देखने मिला। जेडीयू के राधा चरण शाह सिर्फ 27 वोट से आरजेडी के दीपू सिंह को हराकर जीत गए। आरा की अगियाओं सीट पर सीपीआई-एमएल के शिव प्रकाश रंजन महज 95 वोट से बीजेपी के महेश पासवान से हार गए। रामगढ़ सीट पर बसपा के सतीश कुमार सिंह यादव सिर्फ 30 वोट से जीते। नवीनगर सीट पर जेडीयू के चेतन आनंद ने आरजेडी के अमोद कुमार सिंह को 112 वोट से हराया। ढाका सीट पर आरजेडी के फैजल रहमान ने बीजेपी के पवन कुमार जायसवाल को 178 वोट से हराया। फारबिसगंज सीट पर कांग्रेस के मनोज विश्वास ने बीजेपी के विद्यासागर केशरी को 221 वोट से शिकस्त दी। इन नतीजों से साफ है कि बिहार चुनाव में कई जगह बेहद कांटे का मुकाबला देखने को मिला। ऐसी ही 9 सीटों के बारे में जहां हार जीत का अंतर बहुत कम रहा। पीएम मोदी ने बिहार के नतीजों के बाद लोगों का ध्यान पश्चिम बंगाल की तरफ किया। बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पीएम मोदी ने कहा कि गंगा बिहार से बंगाल तक बहती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की जीत का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। अब बंगाल से भी हम जंगल राज को हटाएंगे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि मैं बंगाल के भाइयों और बहनों को भी बधाई देता हूं। अब आपके साथ मिलकर भाजपा पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। उनके इस बयान पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बिहार तो बस झांकी है, वेस्ट बंगाल अभी बाकी है। प्रधानमंत्री के बंगाल में जंगल राज वाले बयान के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की ओर से पलटवार किया गया। पार्टी की ओर से कहा गया कि न सिर्फ ये दावा भ्रम है, बल्कि साल 2026 का चुनाव ममता बनर्जी को चौथी बार सत्ता में पहुंचाएगा। इसके साथ ही टीएमसी ने कहा कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की सबसे मजबूत नेता हैं, उन्हें राष्ट्रीय चेहरा बनाया जाना चाहिए। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद असम के मंत्री अशोक सिंघल ने एक ऐसी तस्वीर शेयर की जो कि सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। सिंघल ने फूल गोभी के खेत की तस्वीर साझा करते हुए कैप्शन में लिखा, बिहार ने गोभी की खेती को मंजूरी दे दी। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि सिंघल ने ये पोस्ट करके 1989 के भागलपुर दंगों की याद दिलाई है। भागलपुर और आसपास के जिलों में हुए सांप्रदायिक दंगे में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों को तालाब में फेंक दिया गया और सबूत मिटाने के लिए उन्हें खेत में गाड़ दिया गया। ऊपर से गोभी बो दी गई। ये वाकया लोगाई गांव का है। यहाँ दंगाइयों ने 116 मुसलमानों को मार डाला और फिर लाशों को खेत में दफना दिया। ऊपर से फूल गोभी बो दी। बाद में जब खेतों की खुदाई हुई तो 116 नरकंकाल बरामद किए गए। मार्च 2025 में नागपुर में हिंसा के दौरान कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर गोभी के खेत की तस्वीरें साझा की थी। वहीं मई महीने में कर्नाटक बीजेपी के आधिकारिक एक्स अकाउंट से गोभी के खेत की तस्वीर शेयर की गई थी। ये छत्तीसगढ़ में माओवादियों के मारे जाने पर तंज था। एक यूजर ने कहा कि गोभी के खेत की तस्वीरें शेयर कर दक्षिणपंथी नरसंहार का महिमा मंडन कर रहे हैं। एक अन्य यूजर ने यह भी लिखा कि विश्वास नहीं होता कि एक मंत्री इस तरह का पोस्ट कर सकता है। एक यूजर ने कहा कि मुझे तो लगता है कि ये कोई पैरोडी अकाउंट है। आपको बता दें कि भागलपुर दंगों में मारे गए 1000 से ज्यादा लोगों में से 900 से ज्यादा मुस्लिम थे। आईपीएल 2026 के लिए राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स समेत कई टीमों के बीच प्लेयर्स की ट्रेडिंग हुई है। अब अगले सीजन में रविंद्र जडेजा राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलेंगे। आईपीएल की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक राजस्थान ने जडेजा को 14 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम में शामिल किया है। सीएसके उन्हें 18 करोड़ रुपए दे रही थी। इसके अलावा इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन को भी सीएसके ने राजस्थान में ट्रेड किया है। उन्हें उनकी मौजूदा फीस 2.4 करोड़ रुपए में ही टीम में शामिल किया है। वहीं सीएसके ने राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन को अपनी टीम में शामिल किया है। सैमसन को उनकी मौजूदा फीस 18 करोड़ रुपए में ट्रेड किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सत्य हिंदी।